Hello everyone and welcome to another exciting episode of Connexio Corporate Explorer। मैं हूं नम्रता, आपकी होस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक्सीलेंस का नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है, पारादीप परिवहन लिमिटेड। 1999 में शुरू हुई पारादीप परिवहन वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है जो कार्गो हैंडलिंग, इंट्रापोर्ट ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में अपनी एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है। ओडिशा में स्ट्रेटेजिक पारादीप पोर्ट के पास लोकेटेड ये कंपनी मॉडर्न फ्लीट और एफिशिएंट ऑपरेशंस के साथ इंडस्ट्रीज की डाइवर्स नीड्स को पूरा कर रही है। इफ्को जैसे मार्की क्लाइंट्स और इंडियन ऑयल रिफाइनरी जैसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के सफल कंप्लीशन के साथ पारादीप परिवहन की ग्रोथ स्टोरी इनोवेशन और कमिटमेंट की एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं पारादीप परिवहन की मैनेजमेंट टीम से। सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर खालिद खान, प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हेलो सर। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर प्रभात कुमार नंदी, प्रमोटर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हेलो सर। Now we have Mr. Afaq Khan, the non-executive director. Hello, sir. Next we have Mr. Abdul Basit, vice president. Hello, sir. Now we have Mrs. Bushra Khan from promoter group. Hello, ma'am. Hello, everyone, and welcome to the program. So let's start the conversation. पहला सवाल मेरा खालिद जी आपसे है कि क्या आप हमें पारादीप परिवहन लिमिटेड के 24 इयर्स के सफर और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में इसकी जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? ज़रूर मैम। जो लॉजिस्टिक की जर्नी और 24 साल का जो सफ़र रहा जी। पारादीप परिवहन का, ये कंपनी मैंने स्टार्ट किया पारादीप से और इसीलिए इसका नाम भी मैंने पारादीप परिवहन दिया। और परिवहन देने के पीछे भी एक लॉजिक था कि मैं पहले से ही लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ था और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया सल्तनत ऑफ ओमान में, वहाँ पर मैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान में काम किया और वहाँ काम करने से लॉजिस्टिक क्या है मुझे समझ में आया। और जब मैं अपने वतन वापस हुआ इंडिया, उसके बाद में मैंने पारादीप पोर्ट सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ चांस मिला कि मैं यहाँ काम कर सकूँ। मैंने यहाँ पर टाटा स्टील के साथ में आने के बाद में मैं जुड़ा। कुछ वक्त में काम करता रहा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, जो ट्रांसपोर्ट छोटे मोटे हुआ करते थे पोर्ट में या पोर्ट के बाहर, तो उनको किस तरह से शेपअप करना है वो काम से हमारी शुरुआत हुई कंपनी की। और फिर मैंने पारादीप परिवहन प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, मेरे जो पार्टनर हैं मिस्टर नंदी, उनके साथ में शुरू किया। उसके बाद जो है इस कंपनी को हमने एक नया मोड़ दिया और वहाँ आने के बाद में हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड किया, पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी गई। इस बीच में काफ़ी चैलेंजेस जो थे इंडस्ट्री के, वो पारादीप में थे और ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए वहाँ पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लॉजिस्टिक कंपनियाँ मौजूद नहीं थी जिसका एडवांटेज हमको मिला। और हमने वहीं अपनी एक टीम तैयार की और उस टीम में अपने इन हाउस लोग डाले, प्रोफेशनल्स को लिया और साथ में हम टाटा स्टील के साथ में जुड़ के वहाँ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया, जो कि हमारा फर्स्ट काम था पारादीप से जमशेदपुर लेके जाना। और उसको हम लोगों ने बड़े चैलेंज के साथ में उसको कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत बड़ी टास्क थी। उसके बाद टाटा स्टील के हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट किए जो कि उनकी माइनिंग से रिलेटेड थे। सुकिंदा एक जगह है यहाँ पर, सुकिंदा में जाके हमने वहाँ पर इनके ट्रांसफार्मर्स को चेंज किया, माइनिंग की और वहाँ पर भी टाटा कंपनी में एक अपना मकाम हासिल किया, जो कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से उसको रिकॉग्नाइज़ किया और भी कई काम उसके बाद में हमें दिए। 1996 जब हम लोग एक स्टेबिलिटी पे आए कि हमारी कंपनी कुछ कर सकती है, 96 में जो है ड्रेजिंग कंपनी आई, जो डच कंपनी है, नीदरलैंड को बिलोंग्स करती थी। वो दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया और उसके बाद ड्रेजिंग फील्ड में आ गए। ड्रेजिंग फील्ड अगेन बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट था हमारे लिए और हम इसको जानते भी नहीं थे। तो हम लोगों ने टाई अप करके जब उनसे बात की कि हम आपको श्योर सर्विसेज दे सकते हैं और इक्विपमेंट सप्लाई जो है वो हम
चैन बन के आपके साथ में काम कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने इस ऑफर को एग्री किया और हमने उनको इक्विपमेंट सप्लाई शुरू की और वहाँ से हमारी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ जो बनी और एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में जुड़ने के लिए हमको एक अवसर मिला, चांस मिला और उसी चांस को लेके हम आगे बढ़ते रहे। 2001 में फिर प्रोजेक्ट आया IOCL रिफाइनरी का, जो कि बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट रहा, काफ़ी बड़े चैलेंजेस आए। वहाँ भी हम ड्रेजिंग कंपनी के साथ में मिलके उनके लॉजिस्टिक प्रोवाइडर और सब कॉन्ट्रैक्टर बने, जो कि बैक टू बैक उन्होंने जितना भी उनके कॉन्ट्रैक्ट के काम थे वो हमारी कंपनी को दिया और वहाँ हमने काफ़ी बड़ी तादाद में अपना ओन इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किया और वहाँ फिर कंपनी की ग्रोथ और भी अच्छी हो गई। इसके साथ साथ इफ़को आया। इफ़को के साथ में हम लोगों ने अपना नाता जोड़ा और एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में परफॉर्म किया हम लोगों ने और उनकी जो ज़रूरत थी कि किसान तक फर्टिलाइज़र पहुँचे, वो काम हमारी कंपनी ने अंजाम दिया। कई जगहों पर हमें बहुत सारी दिक्कतें आई इसको काम को करने के लिए, जहां उनका प्रोडक्शन 1 लाख मेट्रिक टन पर मंथ होता था। वहीं जब हम आए उनके साथ में और उसके बाद में हमने कई तरीके से अलग अलग शेप में लॉजिस्टिक को एक नया मोड़ दिया और कई डिफरेंट वेंचर्स तैयार किए कि यहाँ से माल को लिफ्ट करना है, इस जगह पे ले जाना है, फिर यहाँ से इसको इस जगह पे ले जाना है। मल्टी मॉडल सिस्टम जो होता है उसको तैयार किया और वहाँ से फिर इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ये 1 लाख टन से 2 लाख टन पे पहुँचे और उसी के लिए उन्होंने हमको कई बार अवार्ड से भी नवाजा और कई बार अप्रिशिएट भी किया और इसी तरह से ये कंपनी की जर्नी चलते चलते एक मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार किया उड़ीसा एंड पैन इंडिया में। हमने फिर सारे पोर्ट्स में काम किए। गोपालपुर पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, चेन्नई है, उसके बाद में आपका कोचीन पोर्ट है। ये सारी जगहों पर हमारी कंपनी ने लॉजिस्टिक जो है वो प्रोवाइड किया और इस तरह से और भी कई वेंचर्स हम लोगों ने बीच में करते गए और उसमें काफ़ी अच्छी हमें सक्सेस मिली और उसी सक्सेस से फिर हम पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड हुए और लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके और अब हम IPO की तरफ बढ़ गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जर्नी रही है सर आपकी। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके की लॉजिस्टिक सर्विसेज क्या है और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं? जी मैम, हमारी जो की लॉजिस्टिक सर्विसेज है, इट्स द एंड टू एंड सॉल्यूशन। अगर मैं किसी को भी हमारी कंपनी बेसिकली अदर लॉजिस्टिक्स कंपनी से थोड़ा हट के है, अलग तरीके से हम काम करते हैं। हमारे काम होते हैं प्रोजेक्ट बेसिस और जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि इंडस्ट्री जहाँ ब्लीड करती है कि अब ये काम किस तरह से करेंगे और उनका पेन स्टार्ट होता है, तो वहाँ हम पेन किलर का काम करते हैं। ये हमारी USP है कंपनी की कि हम विटामिन नहीं देते। विटामिन कभी इंसान को ज़रूरत है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। अगर नहीं भी लेगा तो चलेगा, लेकिन अगर पेन है तो फिर पेन किलर से ही काम करना पड़ेगा। तो हम वो सोल्यूशन देते हैं कंपनीज को कि जहाँ पर विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर JSW स्टील या JSW सीमेंट को लीजिए, अगर उनके पास में माइनिंग के चैलेंजेस रहे कि यहाँ से कार्गो को इवैक्यूएट करना है और उसको ले जाके आपको रेलवे साइडिंग पे या किसी जगह पे पहुँचाना है, तो वहाँ पर एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है जी। वहाँ आपका नॉर्मल ट्रक या नॉर्मल ट्रेलर्स या नॉर्मल वेंडर जाके काम नहीं कर सकता। एक्सपर्टीज में आपको कंप्लीट चेन को तैयार करना होता है, जिसके अंदर में सारे जितने चैलेंजेस हैं उनको आपको पहले रिजॉल्व करना है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन पे जाना है। तो इसके लिए आपके पास में डेडिकेटेड टीम चाहिए, आपके पास में अच्छा मैन पावर चाहिए, आपके पास में इन हाउस जो है वो मजबूत लोग चाहिए जो कि फ्रंट लाइन में खड़े होके इस काम को अंजाम दे सकें। तो हम उसी तरीके का सलूशन जो है वो कंप्लीट इंडस्ट्री को देते हैं, इसीलिए हम थोड़ा अलग हैं और अलग हटके ही काम करते हैं। जी बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट। तो अब हम आए हैं पारादीप परिवहन के इफ़को वर्कशॉप पर। तो आफाक जी, मेरा सवाल आपसे है
कि इफको जैसे मार्की क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप्स कैसे आपके ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स और क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच दिखाती है। जी, 2005 में हम लोग इंटर हुए और जो इफको के काम हमने किए जिम्मेदारी लाइबिलिटी के साथ में, इसलिए वो हमको और आगे हमको काम देते गए और हम लोग कंटिन्यूस आज चलते गए। तो इफको का जो काम था वो डबल हो गया और रेट बहुत कंजेस्टेड रेट में लेके हम लोगों ने, उनको भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है, तो काम ऐसा चल रहा है। और पारादीप परिवहन और इफको दोनों एक फैमिली मेंबर जैसे फैमिली हाउस में हैं और वो लोग हमारे पर भरोसा करते हैं, हमारे हार्ड वर्कर के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारे स्टाफ के ऊपर भरोसा करते हैं। ये काम करने वाली पार्टी है। जो रेट रहते हैं उन रेट से नीचे गिरा के भी हम लोग काम को करते हैं और उससे सक्सेस है। और इफको का भी टर्नओवर बढ़ रहा है और हमारा भी काम चल रहा है और ऐसे ही चलता ही रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर, आपका ये जो वर्क अप्रोच है ये आपको ग्रोथ में काफी मदद जी करेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल खालिद जी आपसे ये है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी या JSW लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस जैसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के अगर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जो आपकी ऑपरेशनल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को दिखाते हैं। जी मैम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट था पारादीप के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था और उस टाइम में वहाँ के चेयरमैन जो थे M.A. पठान साहब, और वो लोग जब फर्स्ट विजिट पे पारादीप आए और उन्होंने जो जॉब ड्रेजिंग का फर्स्ट बोस्कालिस ड्रेजिंग जो नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है उनको दिया और हमारा टाई अप उनके साथ में जब करवाया और हम लोग जब ड्रेजिंग करने फील्ड में आए तो उस टाइम हमको बहुत सारे चैलेंजेस आए, विलेजर्स के आए, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आए, क्योंकि ये नया काम था, एक नई टेक्नोलॉजी के तहत हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी लोगों को मालूम नहीं थी और लोग जानते भी नहीं थे कि ये कल क्या होने वाला है। इन सारे चैलेंजेस को हमने खुद अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से गांव वालों को समझा के, लोगों को साथ में जोड़ के कि आपको भी इससे फ़ायदा होने वाला है और इनफैक्ट उससे उनको फ़ायदा कराया। और आज वहाँ पर 10 से 15 हज़ार एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और रिफाइनरी वहाँ पे चल रही है, प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज आई जैसे होटल इंडस्ट्री है और भी दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए। अगर ये ड्रेजिंग ही फर्स्ट स्टेप में नहीं होता तो ये रिफाइनरी भी नहीं हो पाती। सेकंड, JSW के साथ भी हमारा बहुत अच्छा टाई अप रहा। JSW स्टील के साथ में जब हमने माइनिंग स्टार्ट की वहाँ जोड़ा बरबील में आयरन ओर के लिए, वहाँ पे इसी तरह के, बिकॉज वो आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पर लोगों की समझ भी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम में। हम लोगों ने उनको समझा के साथ में लेके रेलवे साइडिंग्स के ऊपर माल को लाके, कार्गो को लाके वहाँ पर और माइनिंग करके उनकी भी कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया। वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारी कंपनी के लिए भी और JSW के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें जब हमने मिलके की तो एक सिस्टम बना और उससे ये चीज़ें सामने आई। बिल्कुल सर, तो ये क्लियरली आपकी कैपेबिलिटीज और मैनेजमेंट स्ट्रेंथ जो है उसको दिखाता है। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल खालिद जी मेरा आपसे ये है कि मॉडर्न और वर्सेटाइल फ्लीट का होना और इन हाउस मेंटेनेंस कैसे आपकी सर्विस रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। देखिए मैम, मॉडर्न इक्विपमेंट होना हर एक लॉजिस्टिक कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। और उसी की वजह से आप कास्ट कंट्रोल कर सकते हो। और आपकी जो इन हाउस टीम है, इन हाउस टीम जो है वो आपको हेल्प करती है आपके पिल्फरेज को रोकने के लिए। और अगर वो आपके पास में टीम आपकी बहुत ही अच्छी है तो आप उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। और भी जो चीज़ें सामने चैलेंजेस आते हैं, इन हाउस टीम होने की वजह से वो चैलेंजेस जो है वो वहीं की वहीं कंप्लीट कर दिए जाते हैं, जो कि बाहर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और अगर मॉडर्न फ्लीट आपके पास में है तो आप जो काम दूसरी कंपनियां अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज में कंप्लीट करती हैं, वही हमारी फ्लीट से हम लोग वो काम को 15 डेज में कंप्लीट करके हाई टर्नओवर को गेन करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी यूएसपी है। ओके,
रेल, यानी कि आपका इन हाउस फ्लीट होना आपको टाइम मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प करता है। तो अब हम आए हैं इफ्को के रेलवे साइडिंग पर। तो खालिद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमें एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे फ्लीट अलग अलग प्रोजेक्ट्स जैसे इंट्रा प्रो ट्रांसपोर्ट और हाई स्टैकिंग के लिए अडेप्ट करती है? देखिए, ये अभी जैसे कि आपने कहा कि हम लोग इफ्को की रेलवे साइडिंग पे आए हैं, यही मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अलग अलग फ्लीट क्यों लगती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लॉजिस्टिक में। तो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो पीछे आप ट्रक्स देख रहे हैं जी। ये इससे पहले जब हमने ट्रांसपोर्टेशन लिया, जो इससे पहले जो ट्रांसपोर्टर थे ये ओपन ट्रक्स में किया करते थे। इसके बाद में जब हमने लिया तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि कार्गो को जितना हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर है जी। और इसको बहुत दूर ट्रेवल करना है, ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट स्टेट में लेके जाना है, जैसा कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो वहाँ तक जाने में ये बैग डैमेज नहीं हो और जी। यहीं से उनको हम क्वालिटी ट्रांसपोर्ट दें। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लेकर आया कि इनको क्लोज कवर्ड ट्रक्स के अंदर में लेकर आया जाए और उसके बाद रैक में लोड कर दिया जाए। इसी तरह से जब हम इंट्रापोर्ट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जब पोर्ट के अंदर में जब जहाज लग जाता है तो उस टाइम में पोर्ट में आपके पास में लिमिटेड जगह होती है, प्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर में आपको हाई स्टैक करना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग बड़े साइज के एक्सकेवेटर्स यूज़ करते हैं जिससे हम मैक्सिमम हाइट में कम जगह के ऊपर में कार्गो को हाई स्टैक कर सकें, बिकॉज इट कम्स इनटू द बल्क। तो बल्क मटेरियल जो होता है वो डेंसिटी वाइज वॉल्यूम कम होता है और उसके अंदर में वॉल्यूमेट्रिक कार्गो होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होने से वो स्पेस भी ज़्यादा लेता है। तो हमको पोर्ट से या हमारे कस्टमर से इंस्ट्रक्शन होता है कि हमारे पास में जितना एरिया है उसी एरिया में आप एकोमोडेट करिए। तो वहाँ हम हमारा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है उसका यूज़ करते हैं, जो एक्सकेवेटर्स है, डोजर है, रैंप तैयार करना है या फिर हमारे ट्रक्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो उस तरह से हम मल्टी मॉडल एक्टिविटी लेके इस चीज़ को जब हम मैनेज करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, जो काम है कि हम किस तरह से इस फील्ड में जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करते हैं, वो इसी तरह से होते हैं। यही एक एग्जांपल है। दैट्स ग्रेट सर। ये जो आपकी इनोवेटिव थिंकिंग है ये आपको काफी हेल्प करती है मैनेजमेंट में, राइट? जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा प्रवाद जी आपसे होगा कि रेलवे साइडिंग ऑपरेशंस जैसे नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने के आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए मैम, यहाँ से हमारा पारादीप से जोड़ा बडबिन माइनिंग एरिया बहुत थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है, 400 अराउंड 400 किलोमीटर। वो कार्गो को जो हमारा कार्गो आयरन और रिफर्स कार्गो का हम इसको लेके आता है, ट्रांसपोर्टेशन कर लेके आता है। हमारा जो एक प्राइवेट साइडिंग है डुबुरी में, ये डुबुरी का अंदर में एक प्राइवेट साइडिंग है मिस्को का, ये साइडिंग में हम लोग उसको टैग करता है। टैग करके जब रेलवे के साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, जैसे किसी रैक मिलेगा, हाँ, ये कार्गो को जल्दी से जल्दी टाइमिंग बचाता है और हमारा जो रेट है, रेट में थोड़ा कॉस्टिंग में थोड़ा कमती जैसे आएगा। जैसे जो कस्टमर हमारे पास आता है ये पूरा हमसे पूरा हमारा जो बंडिंग है जी। और टाइम सेविंग है और कॉस्ट सेविंग है, ये जो आता है हमारे पास और बिल्कुल जाने के लिए याद नहीं करता है जी। तो इससे यानी कि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बच जाता है और मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाता है, राइट। ये हमारा कॉस्ट भी बनता है, मार्जिन होता है, हमारा यूटिलाइजेशन, मान लीजिए जितना व्हीकल लरी जो लगता है, लरी कम लगता है जी। और ज़्यादा कार्गो जल्दी पहुंच जाता है, जिससे हमको हर एक कस्टमर हमारा पर बहुत खुश होता है और जो आता है वो कभी हमसे वापस नहीं जाता है। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट। तो अब हम आए हैं पारादीप परिवहन के पैकेजिंग वेयरहाउस पर। तो खालिद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्लीट मैनेजमेंट, सर्विस कस्टमाइजेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में पारादीप परिवहन अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे अलग है? जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
द क्वेश्चन इज पारादीप परिवहन क्यों अलग है, जी वो उसके पीछे जो मैं समझता हूँ, हम लोगों की जो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा पूरा इन हाउस है, और हमारे जितने वर्कर्स हैं वो सीधा डायरेक्ट कंपनी को बिलोंग्स करते हैं और वो कंपनी से सैलरीज लेते हैं। और स्पेयर पार्ट जो कि मेजर रोल प्ले करता है कि हम मार्केट से जब परचेज करने जाते हैं तो वो हाई प्राइसेस होती हैं और इन्वेंट्री हम मेंटेन करते हैं, तो उस टाइम में हम प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं और हमको मालूम होता है कि मेंटेनेंस आगे क्या आने वाला होता है, तो हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसको ले लेते हैं। यही हमारी यूएसपी है। ओके, यानी कि सर खुद का फ्लीट मैनेजमेंट और नेटवर्किंग टाई अप जो है वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बासित जी आपसे है जी। कि इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कौन से न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं एंड हाउ इज द कंपनी पोजीशन टू यूटिलाइज इट? तो जैसा कि आप जान सकते हैं, the entire world is moving towards digitalization now. There are so many trends that are coming into market and concern to logistics industry. अभी आप बात कर सकते हैं, there's AI coming in, there's IoT and there's blockchain based supply systems. So we as Paradeep Parivahan, we are very much ahead, towards embracing these changes. And all our equipments are GPS enabled, and our operations are based on big data, crunching and Yes. all. So logistics is basically concerned with numbers. So big data helps us, make our decision making simpler. So along with this, there are last mile innovations that we are very much willing to adopt. जैसे this thing, जैसे sustainability, this is a very big part of sustainability, creating energy efficient green warehouses, and also we have uh, find out a way to also capitalize on local businesses, like globalization with localization. So we have partnered with local business as well to effectively improve our last mile delivery. Okay. Yeah. So basically, focusing on new technology, following new trends, Yeah. and sustainability will play a vital role in your Yeah, growth. and we as a company are very much aligned towards adopting these trends and changes. Okay, that's great. So let's move ahead. Next question मेरा बुशरा जी आपसे है कि पारादीप परिवहन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और एफिशिएंट पोर्ट लॉजिस्टिक्स को अपने ऑपरेशंस में कैसे इंटीग्रेट कर रहा है? सो पारादीप परिवहन में हमारी कोशिश हमेशा से रही है टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम, टेक्नोलॉजी के साथ हाथ से हाथ मिला के चलने की। सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने अपने शॉर्ट लीड प्रोजेक्ट्स पे ईवी व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सो दिस इज़ अ टेस्ट फेज, एक टेस्टिंग फेज कर रहे हैं हम लोग, जो कि पेलोडर्स को यूज़ करके हम उनको ईवी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जाके बस यही है कि हम इस फ्लीट को जितना हो सके उतना बढ़ा सकें। और फोकस बहुत ज़्यादा टेलीमैटिक्स पे भी है, जो कि एक प्रिवेंटिव डायरेक्शन में हम लोग काम करें कि जिस तरह से हम लोग फ्यूल को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, वो कॉस्ट भी बढ़ा सकें और उसका एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है उसको भी जितना हो सके उतना रिड्यूस कर सकें। Okay, that's great. Seems like Paradeep Parivahan is stepping into the right direction. I hope so, absolutely. तो अगला सवाल खालिद जी आपसे ये है कि पारादीप परिवहन के सामने कंपटीशन और रिस्क जैसे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न को आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए मैम, इस फील्ड में कंपटीशन, यस आई डू एग्री है, और कंपटीशन के साथ में उसको टैकल करना यही तो कंपनी की एक्सपर्टीज़ होती है। जी। और जो भी चैलेंजेस हैं कंपटीशन को लेके, हमारी कंपनी का वे ऑफ वर्किंग अलग है और हम वही काम करते हैं जो एक्सक्लूसिव होता है, जो बहुत जगह पर जो कंपनियां क्वालिफाइड ही नहीं हो पाती हैं उस काम को करने के लिए, अगर टेंडरिंग प्रोसेस में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं और हमारी क्वालिफिकेशन के ऊपर में ही हमको काम दिया जाता है। तो यहाँ पर कंपटीशन आई डोंट थिंक कि हमारी कंपनी के लिए कोई थ्रेट है। हमारे एक एक्सक्लूसिव काम है और लॉन्ग टर्म के ऊपर में हम काम करते हैं। हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई 3 साल के हैं, कोई 5 साल के हैं, कोई 4 साल के हैं, इसी तरह से लॉन्ग टर्म के ऊपर में इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम उसको रिटेल में काम नहीं करते, हमारे जितने भी काम हैं सारे बल्क में हैं और हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर में तैयार किए हुए हैं। तो वो कंपनियां भी जो हमसे काम करा रही हैं
वो जल्दी चेंज ओवर कर नहीं पाती हैं और होता भी नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन का कोई भी इसमें ज़्यादा थ्रेट मैं नहीं महसूस करता। बट यस, रिस्क फैक्टर हमेशा रहते हैं कंपनी के साथ में, और हम लोग काम करते हैं बेस्ड ऑन कैलकुलेटिव रिस्क। अगर रिस्क है और अगर कैलकुलेटिव है तो वो जॉब को हम लेते हैं, अदरवाइज काम छोड़ देते हैं, फिर हम वो काम नहीं करते। जी बिल्कुल, यानी कि काफ़ी प्लान्ड तरीके से आप सारे रिस्क जो है वो मैनेज करते हैं और कंपटीशन को आप टैकल करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। बुशरा जी, Paradeep Parivahan has shown a good growth in terms of revenue, EBITDA and PAT. So my question for you is कि इस परफॉर्मेंस के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं and are they sustainable? Both PAT and EBITDA are very important growth metrics और कंपनी की हेल्थ ग्रोथ उनसे दिखती है, एंड वी हैव शोन अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ इन ओवर द पास्ट ईयर्स। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स एक्वायरिंग न्यू प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, नए प्रोजेक्ट्स एक्वायर करना, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट एफिशिएंसीज हम लोग क्रिएट करें ओवर द ईयर्स, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहकर हम लोगों ने कोशिश की है कि हम अपनी फ्लीट को अपग्रेडेड रखें, वहाँ से कॉस्ट एफिशिएंसीज क्रिएट करें। हम अपने कस्टमर्स को टेलर मेड सोल्यूशंस देते हैं और उसके अराउंड हमारी एक्सपर्टीज़ भी लाई करती है। सो वी कैपिटलाइज ऑन दैट टू मेक श्योर कि हम अपने डिलीवरेबल्स को डिलीवर भी करें, एट द सेम टाइम हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को भी स्ट्रॉन्ग रखें। और हमने रिमोट डायग्नोसिस, टेलीमेटिक्स का यूज़ किया है बहुत ज़्यादा इन द पास्ट, सो दैट हम लोग अगेन अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके रखें। हमारी वर्क फ्लोर्स की ट्रेनिंग हमारे लिए हमेशा से बहुत प्रायोरिटी रही है, ताकि हम उन्हें ट्रेन कर सकें उन इक्विपमेंट्स पे जिन पे उनको मतलब बेसिकली काम करना है, सो दैट देयर इज लेसर देयर फ्यूअर ब्रेकडाउन्स और मेंटेनेंस के लिए हमको कम स्पेंड करना पड़े। सो दैट्स वेयर वी हैव क्रिएटेड आवर एफिशिएंसीज मोस्टली, एंड हमारा फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा रहा है हमेशा से, and that is also something that has contributed towards the profitability that you're seeing today. Definitely, that's great. In fact, this shows a good future visibility. Definitely. So मेरा next question खालिद जी आपसे है कि आपके आने वाले IPO के objectives क्या हैं और proceeds का infrastructure, workforce और market expansion के लिए कैसे utilize होगा? मैम देखिए, मार्केट में आज हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं एज ए लॉजिस्टिक कंपनी, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। और वर्किंग कैपिटल क्यों रिक्वायरमेंट है? इसलिए कि आज उड़ीसा या पैन इंडिया में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो रही है, और उड़ीसा इटसेल्फ जहाँ पर हमारा अपना बेस है, उस बेस को लेके हम लोग आगे और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और थोड़ा फंड हमें चाहिए होगा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ज़रूरी होता है, और वो हमें चाहिए। तो अगला सवाल ये रहेगा खालिद जी आपसे कि आपके ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज क्या है और आपका एक्सपीरियंस आपके विजन को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, ऐसा है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो हमारी बहुत ही स्ट्रांग है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का और उड़ीसा सरकार का भी जो विजन है कि 2047 में हमको इस जगह पे जाना है, हम उसी के साथ साथ अपना विजन रख रहे हैं। और ग्रोथ के मामले में जो हमारी इंडस्ट्री है जिसमें हम काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसमें ज़रूरत है एक्सपर्टीज़ की जो आज हमारे पास में है, और हम उसी एक्सपर्टीज़ के ऊपर में काम कर रहे हैं। जैसा कि आज उड़ीसा में आपको पता होगा कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जिस जगह पे हम हैं, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में ही है, और यहाँ पर JSW के स्टील प्लांट्स को लेके एक्सपेंशन है, और पारादीप पोर्ट का एक्सपेंशन है जहाँ पर कई हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, और कई काम जो हैं वो चल रहे हैं। और इसी तरह से ये ग्रोथ जो स्टेट की हो रही है
और नेशन की है, तो फिर इसके साथ साथ हमारी कंपनी की भी ग्रोथ जो है उसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग करके लेके चलना चाहते हैं। बिल्कुल सर, काफी क्लियर विजन है एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। That's all for today's episode of Connexio Corporate Explorer. We hope you enjoyed exploring the remarkable journey of Paradeep Parivahan Limited. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Connexio नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी इंस्पायरिंग कॉर्पोरेट स्टोरीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। General disclaimer: the content is for informational and educational purposes only. You should not construe any such information or other material as investment or other advice. Nothing contained in this channel constitutes a socialization, recommendation, endorsement to buy or sell any securities or other financial instruments. All opinions expressed on this show are personal opinions and do not reflect any official views. You should not consider any opinions expressed on this show as specific advice to make a particular investment, but merely as an expression of opinion. For further information and risk factors, please refer to the DRHP or RHP filed with SEBI, NSE, BSE.